Hello everyone, welcome to StudyNest IAS. I am Kumar Gautam and today I am going to discuss about the eternal questions of UPSC preparation. तैयारी कब शुरू करें? When to start the preparation? How much time does it take? कितना समय लगता है अमूमन सिविल सर्विसेज की तैयारी में? द रिसोर्स और कंटेंट पार्ट, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, बेसिकली तैयारी कैसे करें. सो मूविंग अहेड, बिफोर वी डिस्कस एनीथिंग एल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड or we must have the understanding of the work or the thing that we are going to do. So if we are preparing for civil services examination, a comprehensive understanding of what this examination is all about must be there in the mind of every aspirant. ये एग्ज़ामिनेशन क्या है, इस एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मिनिमम कितना समय लगता है, ये सब इटर्नल क्वेश्चंस हैं जो हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते ही आते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि तैयारी कब शुरू करें. सी, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मिनिमम 1.5 से 2 साल का समय सफिशिएंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैकग्राउंड ऑफ द एस्पिरेंट. एंड सिंस more than 13 lakhs aspirants fill the application of this examination, and around 5 to 6 lakhs aspirants appear in this examination every year. It's a huge number. So these aspirants who fill the application of civil services examination every year have different backgrounds. They appear from every nook and corner of this country. Having varied backgrounds, सबका बैकग्राउंड अलग होता है. इसमें रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स तो होते ही हैं. IIT, IIM एंड देश के अदर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU एंड अदर प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ के एस्पिरेंट्स भी, कैंडिडेट्स भी होते हैं. सो नोबडी कैन टेल यू विद गारंटी कि किसी का एग्जामिनेशन कितने समय में और कितने अटेम्प्ट में निकलेगा, क्योंकि सबके बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं. एंड बैकग्राउंड्स पे चर्चा करना बहुत जरूरी है. It does matter. So can two aspirants, one belonging to the hinterland of this country and coming from a rural background who has studied in a government school and मौज करते हुए, जिसने 10th +2 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, गेस्ट पेपर से रट के एग्ज़ाम दिया है, उसका बैकग्राउंड, और एक दूसरा एस्पिरेंट जो देश के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है, या IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, दोनों एस्पिरेंट्स के नॉलेज में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में,
उसके स्मार्टनेस में, उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? आप समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं. सो एवरी एस्पिरेंट नीड्स a different strategy. First of all, he should know his strength as well as his weaknesses. He should know what he has studied before jumping into the preparation. And he should also know, उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में कितना पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है. And that's when and where the syllabus of this examination comes into picture. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड आपका जो अब तक का नॉलेज है, आपने जो भी स्टडी किया है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट्स में, उससे आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि मैं इस एग्जामिनेशन में की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टडी करना है, उसका कितना बैकग्राउंड स्टडी मेरे पास है. क्योंकि सबका सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का, और इसीलिए आप ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं. और आईएएस का मतलब इन जनरल अमूमन जो लोग लगाते हैं वो ये है कि हमें कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है या डिप्टी कमिश्नर बनना है. तो डीएम, डीसी या कलेक्टर एक आईएएस के लिए बहुत छोटी चीज़ है. जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो इंक्लूडिंग द ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग 5 to 6 ईयर्स में सिलेक्शन के बाद आप कलेक्टर बन जाते हैं. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं. कलेक्टर साहब आ गए. अमूमन 9 साल के बाद, 6 साल में आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनते हैं, लेकिन 9 साल की सर्विस के बाद, 8 साल की सर्विस के बाद आपको एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है. फिर आप जनरली 13-14 साल तक कमिश्नर बन जाते हैं. कुछ समय कमिश्नर के पद पर काम करने के बाद आप 17 साल में स्टेट में सेक्रेटरी बन जाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र की सरकार में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं. ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है. जस्ट टू गिव यू एन इंसाइट, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ आर्मी, अगर आप केंद्र सरकार में हैं तो एक पद होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी इन बैंकिंग. कैन यू इमेजिन कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का होता है उसकी पावर क्या होती है? ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ बैंकिंग इज द हेड ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. पूरे बैंकिंग का प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बैंकिंग होता है. लाइकवाइज ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी, नेवी का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है. सेम गोज विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. So we were talking about joint secretary.
जॉइंट सेक्रेटरी के बाद जो पद आता है उसे हम ACS बोलते हैं स्टेट में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और लगभग 30 साल की उम्र में आप सेक्रेटरी बन जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होने का मतलब होता है यू आर द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। बहुत बड़ा पद होता है। तीस साल की सर्विस के बाद आप सेक्रेटरी बनते हैं। मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं इन डिटेल, ताकि आप समझ सकें कि आप तैयारी क्यों कर रहे हैं। इन जनरल आपको लगता होगा कि कलेक्टर के पास बहुत पावर होता है, कलेक्टर का अपना भौकाल होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के नवाब माने जाते हैं वो। तो आपको भी नवाब बनना है। आपको लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट, कहते हैं ना देश में PM, राज्य में CM और जिले में DM का बहुत रौब होता है, बहुत ताकत होती है, रुतबा होता है, नवाब होते हैं ना वो। बट यू डोंट नो द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप सेक्रेटरी तक पहुंचेंगे कैसे? तो पहली अंडरस्टैंडिंग ये होती है एस्पिरेंट्स की कि एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, DM बनेंगे, IAS बनेंगे। बट आई मस्ट क्लियर इट हियर एंड राइट अवे कि अगर आपको सेक्रेटरी तक पहुंचना है तो आपके पास कम से कम 36-37 साल का ब्यूरोक्रेटिक करियर स्पैन होना जरूरी है। और 36 साल के करियर स्पैन के लिए आपको कम से कम आई मीन टू से एट मैक्स 24 से 25 साल की एज में सर्विस में एंटर कर जाना चाहिए। तभी आप सेक्रेटरी होने का सुख आनंद जो है वो उठा पाएंगे। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सपोज you are having 35-36 years of career span in Indian bureaucracy after joining at max of the age at 24, and you become the Secretary of Finance or Secretary of Defense or Home Secretary in the government of India. Can you imagine कि होम सेक्रेटरी होता क्या है? आपने सुना है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक डिपार्टमेंट होता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF। CRPF का जो हेड होता है वो एक IPS होते हैं। CISF के भी हेड IPS होते हैं। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके भी हेड एक IPS होते हैं। SSB, उनके भी हेड एक IPS होते हैं। IB, CBI,
NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब के हेड एक IPS होते हैं। और इन सबके जो हेड होते हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के जो हेड होते हैं वो सेक्रेटरी होम या होम सेक्रेटरी होते हैं। और होम सेक्रेटरी का जो मेन काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होम मिनिस्ट्री है, उसका मेन काम है पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। तो एक व्यक्ति जो CRPF, CISF, BSF, SSB, CBI, IB, INA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब के हेड को हेड करता हो। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और वो एक IAS होता है। एक और पद होता है जिसे IAS में सबसे बड़ा पद कहा जाता है। द बिगेस्ट पोस्ट ऑफ एन IAS ऑफिसर इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो 24/7 PM के टच में रहते हैं और ऑलमोस्ट किसी भी मामले में उनका जो एडवाइस होता है उसको PM मानते हैं। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल एडवाइस। सो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, नॉट इन डिटेल but substantially, the career path of an IAS officer। तो IAS बनना है तो इसलिए नहीं बनना है कि किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनना है। वो ठीक है, 5-6 साल तक छोटे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रह लिए, बन गए कलेक्टर, बन गए 5-6 साल की सर्विस में, 12-13 साल तक कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल गया, 17 साल तक कमिश्नर बन गए। Then we move towards the central government। 10 साल का स्टैग्नेशन है, लेकिन वो स्टैग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड पे आएंगे कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेम गोज विद IPS। कहते हैं ना, मैंने अभी कहा था कि देश में PM, राज्य में CM और जिले में DM, ये IAS की हायरार्की है। यहां से शुरू होती है निचले स्तर पे। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट का जो IPS का हेड होता है वो SP साहब होते हैं, कप्तान साहब। 5-6 साल की सर्विस के बाद जब आप 9 से 13 के बीच में आते हैं, 9 साल से 13 साल की सर्विस में, तो आप SSP होते हैं, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। 14 साल तक आपका जो ये वनवास है, मतलब जब आप SP हैं, डिस्ट्रिक्ट में किसी का मर्डर हुआ है, कहीं कोई रायट हुआ है, तो दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, तो आपको कॉल किया जाएगा। आप देखेंगे आपके DM साहब का कॉल आया हुआ होगा, स्टेट के जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, DIG साहब का फ़ोन आया होगा, IG साहब का फ़ोन आया होगा। ACS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, हो सकता है उनका भी कॉल आया होगा। तो इनिशियल ईयर्स जो होते हैं 13-14 साल के, ये IPS में एक तरीके का वनवास होता है। और ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, 24/7 सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, और आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन 14 साल की सर्विस के बाद आप DIG बन जाते हैं,
फिर आप आईजी बनते हैं, डीआईजी के बाद आईजी है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद जो सबसे बड़ा पद होता है स्टेट पुलिस सर्विस में वो डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 14 से 17 के बीच आप डीआईजी होते हैं। 17 के एज में अप्रॉक्स आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो जाते हैं। 25-26 की एज में एडीजी बनते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सब कुछ ठीक रहा तो 30 की एज में डीजी बन जाते हैं। और एक स्टेट में डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट में 4-5, किसी में 6-7, किसी में 8-9-10 भी हो सकते हैं, डीजीज होते हैं। उसमें से कोई एक डीजीपी बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अ स्टेट of the police department. This is in general the hierarchy or the career path of an IPS officer. Obviously जब आप सेंटर में जाते हैं तो मैंने सेंटर में पहले ही बता दिया है आपको कि IPS का करियर पाथ क्या हो सकता है, और उनको हेड फिर सेक्रेटरी करते हैं, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम। दिस वॉज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो द हायरार्की और द करियर पाथ ऑफ एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी होता है, लेजिटिमेट अथॉरिटी होता है। अपने मेरिट के बेस पे वो उस अथॉरिटी को गेन करते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग इट, कि आप 24-25 की एज तक सर्विस को ज्वाइन कर लें। और जनरली इस एग्जामिनेशन की तैयारी में 1.5 से 2 साल का वक्त लगता ही लगता है। द रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू बी जस्ट अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। आई वोंट डिस्कस मच अबाउट इट, बट इन शॉर्ट 3 स्टेजेस या 3 फेजेस में सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है, GS1, दूसरा भी जीएस का ही पेपर होता है। GS2 उसको यूपीएससी बोलती है, बट इन जनरल प्रचलन में हम उसे बोलचाल की भाषा में CSAT का पेपर कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT। उसके बाद आता है मेंस। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी या कोई भी अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र हैं तो आप मराठी रख सकते हैं, पंजाब से हैं तो पंजाबी रख सकते हैं, आप कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज रख सकते हैं, बट इन जनरल लोग हिंदी और इंग्लिश लेके चलते हैं। तो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, और उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर आप उन 2 पेपर्स में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके जो बाकी के 7 पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर, 4 जीएस के पेपर, 4 1 5 हो गया, और 2 ऑप्शनल का पेपर, 7 पेपर, उन 7 पेपर्स की कॉपीज को चेक नहीं किया जाता। उसकी चेकिंग नहीं होगी अगर आपने अपने दोनों लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं किया है तो। सिविल सर्विसेज का जो लास्ट स्टेज है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसको आप इंटरव्यू भी बोलते हैं, बट मैं इसे इंटरव्यू नहीं कहता क्योंकि एक इंटरव्यू नहीं है। ये बेसिकली आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट है 30-35 मिनट के दौरान, जिसको
एक यूपीएससी के द्वारा अपॉइंटेड पैनल जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं वो एसेस करते हैं. सो दिस इज बेसिकली द एग्जामिनेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी. इट इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट द एग्जामिनेशन ऑफ योर विजडम, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स or concepts, but this is the examination of your personality. You will come to know in detail what I want to convey through this statement. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट, ये पेपर अपने आप में बहुत कुछ कहता है. एंड दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पेपर बाय द एस्पिरेंट्स. नॉट ऑल एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली, बट द मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स. आप देखेंगे कि जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उसमें से 99% एस्पिरेंट्स जीएस पढ़ने लग जाते हैं. ऑब्वियसली हैविंग गॉन थ्रू द एंटायर सिलेबस और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या उनकी जो भी एग्जामिनेशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद वो जीएस पढ़ने लग जाते हैं, ऑप्शनल की तैयारी में लग जाते हैं एंड दे इग्नोर दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट इज सीसैट. द रीजन इज दे थिंक दैट दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर और ये है भी क्वालिफाइंग. इसमें सिर्फ 27 क्वेश्चंस, 80 में से 27 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाते हैं, बाकी में गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे. बट हियर इज द कैच. यूपीएससी कहती है कि सीसैट जो है वो 10th लेवल का पेपर है. ये यूपीएससी का सबसे बड़ा झूठ है. I'll tell you why. जब इस पेपर को लॉन्च किया गया था 2013 में तो पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट हुआ था. खास तौर पे उन एस्पिरेंट्स के द्वारा जो हिंदी मीडियम या हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं. There was some issue related to the translation of the paper, the level of the paper. उनका मानना था कि दिस पेपर इज बायस्ड टूवर्ड्स द एस्पिरेंट्स कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम एटसेट्रा और मैनेजमेंट, जो कि कुछ हद तक सच भी है. सीसैट का जो आपका पेपर है, इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसमें होता है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है लिंग्विस्टिक स्किल्स. आई मीन भाषाई ज्ञान, भाषा का ज्ञान होना. सो यू मस्ट हैव कमांड ओवर द लैंग्वेज, और यू कैन से दैट लिंग्विस्टिक मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड. भाषा की परिपक्वता या भाषाई परिपक्वता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चेक करती है आपके कॉम्प्रिहेंशन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को. आप जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको आप ठीक से समझ पाते हैं या नहीं. एंड हियर इन कम्स the most important and the foremost requirement of the UPSC. I will discuss a bit in detail about this. मेरा खुद का मानना है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा टूल आपके हाथ में होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कमांड ओवर द लैंग्वेज.
अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, जिस मीडियम ऑफ राइटिंग योर पेपर, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका कमांड हिंदी लैंग्वेज पे होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, आप अपने पेपर्स इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, और इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगा ही, हालांकि आप दे सकते हैं हिंदी में, बट देयर इज अ बायस, आई मस्ट टेल यू। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट फैक्ट है कि आपका इंटरव्यू में आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में बात करें। दिस इज एन एलीट सर्विस एंड यू मस्ट हैव द लैंग्वेज ऑफ द एलीट, दैट इज इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एंटरिंग इनटू ऑल इंडिया सर्विस, और आप हिंदी बेल्ट में जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग हो ही जाए, अमूमन नहीं होती है। सपोज कीजिए आप एक नॉर्थ इंडियन है और आपको साउथ इंडिया भेजा जा रहा है, obviously during the training they will teach you the language, but that is not sufficient, that is not enough. So, and most important of all, अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड होता है तो आपके लिए जॉब इजी हो जाता है, प्रिपरेशन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको संसद टीवी पे सम प्रोग्राम्स लाइक पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, आपको मे बी ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स, स्पॉटलाइट्स और न्यूज़ सुनने पड़ेंगे। सो अगर आपकी भाषा पे कमांड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एस्से का पेपर है, जो अगर आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है, अच्छे से लिखना है एस्से, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपका एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जो मैंने इनिशियली आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपको क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू भी देना है, तो आप इससे बच नहीं सकते। तो मेरा मानना है कि अगर आप एकेडमिकली अच्छे रहे हैं, आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है, +2 अच्छे से किया है, ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, तो आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एडिशनली। बट अगर आप हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, हिंदी हार्टलैंड का मतलब है राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, तो इन क्षेत्रों के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं होती है, रूरल बैकग्राउंड से जो होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं। तो मेरा उनको एडवाइस है कि आप पहला काम ये करें कि आप इस भाषाई बाधा को, जो लिंग्विस्टिक ऑब्स्ट्रक्शन है इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, फर्स्ट इम्पेडिमेंट, इसको आप क्रॉस करें। 2 से 3 महीने का टाइम एनफ होता है लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एंड आई विल टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। यू कैन डू इट योरसेल्फ, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, 10th किया है, +2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपको पता होगा देयर आर सम मेथड्स, टेक्निक्स, कंटेंट्स that if done properly you can command over the language within 3 months। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्जामिनेशन देना है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो आप पहला काम ये करें कि आप लैंग्वेज पे कमांड कर लें। दूसरा पार्ट जो है सीसैट का, वो है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स, या उसको बेसिक न्यूमेरेसी कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, द क्वांट पार्ट और द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द सीसैट पेपर। इट हैज बिकम हॉरिफाइंग फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नाउअडेज। मैं ऐसे 10 लोगों को जानता हूं जो इस सर्विस में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, अदर सेंट्रल सर्विसेज में हैं, बट उसके बावजूद पिछले 1-2 साल में वो इस की वजह से, सीसैट की वजह से मेंस नहीं लिख पाए। ऑब्वियसली दे वांटेड टू इंप्रूव देयर रैंक एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू अपीयर एंड दे वर अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन, बट वो नहीं कर पाए। और मुझे एक बात बताइए, आप
डीएम बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, कल के डेट में बहुत सारे डेटाज आएंगे, फंड्स आएंगे, उनका एलोकेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट्स भेजेगी, उसको समझना होगा, तो उसमें चार्ट्स होंगे, पाई चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, ठीक है, तो उसको समझना है, बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप किसी को बुला के तो नहीं कहेंगे कि आ जाओ भाई जरा परसेंटेज निकाल दो, आओ जरा इसका रेशियो प्रोपोर्शन निकाल के बताओ मुझे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, आप देश के हाईएस्ट सर्विस में जा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को हेड करेंगे इनिशियल इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। सो यू कैन नॉट स्किप। बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश जिनका अच्छा होता है वो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, और जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लेते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये पार्ट, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, उनका ये पार्ट अच्छा होता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग होगी और जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप डिफरेंट सर्विस में जाएंगे, इंडियन अकाउंट सर्विस में जाएंगे, रेलवे ट्रैफिक सर्विस में जाएंगे, वहाँ पे जब ये पढ़ाया जाएगा तो आपको लगेगा कौन आ गया भाई। हो सकता है वहाँ पे एक सीए आके आपको पढ़ा रहा हो। तो मेरा मानना है कि दिस माइट टेक सम टाइम, ठीक है। जो ऑलरेडी जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, जो बीटेक करके आए हैं, उनका थोड़ा ठीक रहता है ये वाला पार्ट। लेकिन जिनका नहीं है वो कर लें, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने अगर आप मेहनत करेंगे तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद आती है जो तीसरी चीज, मैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, और ये पेपर सीसैट का है, वो है रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स का। सो द थर्ड कंपोनेंट इज रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये क्यों जरूरी है भाई? आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सेंट्रल सर्विसेज में जाना है, तो आपको रैशनल व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए। आपका व्यक्तित्व, आपके पास ये ट्रेट होने चाहिए कि पर्सनालिटी ट्रेट कि आप एक रैशनल आदमी हैं, एक लॉजिकल आदमी, आप एनालिसिस कर सकते हैं चीजों का, घटनाओं का। जब आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जीएस के 4 पेपर पढ़ेंगे, एस्से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे डेटाज और कंटेंट्स यू विल गो थ्रू, तो उसका एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अपने पेपर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू ज्वाइन द सर्विस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड हैव एंड यू विल रिक्वायर इट। The fourth part is the fourth component is decision making and problem solving. डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं आप, या कप्तान है, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा आपको। आपके पास हर रोज यही आएगा कि समस्याएं आएंगी जनता की, पॉलिटिशियंस की, आपके सीनियर्स की, और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 ट्रेट आपके अंदर होने ही चाहिए कि यू आर अ डिसीजन मेकर and you can solve any kind of problem. And apart from that, you must have interpersonal skills and communication skills. So interpersonal skill and communication skills, which is also known as leadership skill. मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कप्तान हैं या डीएम हैं और आपके इलाके में दंगा हो गया है, आपको बुलाया गया है,
जब आपकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो आपकी गाड़ी में इतना वजन तो है ही कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। 5 मिनट के लिए तो शांत हो ही जाएगा। वो जो 5-10 मिनट मिलेगा, 5-10 मिनट की शांति को आप प्रोलॉन्ग करते हैं और दंगे को ख़त्म करवाते हैं, क्या आप भी उसमें लिपट जाते हैं? ये आपके इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज लीडरशिप स्किल पे डिपेंड करेगा। आपको वहाँ पे जो जनता है, जो 2 फैक्शंस हैं जिसमें दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, फसाद हो रहा है, उनसे बात करना पड़ेगा और लहजे में बात करना होगा। इस तरीके से बात करना होगा कि आप उनको डरा भी दें, धमका भी दें और बात भी समझा दें। नहीं तो आप भी लिपट जाएंगे। सपोज कीजिए कि वो आपको समझाने लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट्स गारंटी करता है, ये आर्टिकल है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल मत पढ़ा मुझे, तुझसे ज़्यादा आर्टिकल पढ़ के आया हूँ मैंने यही किया है, और अगर तूने यहाँ दंगा किया तो तेरे घर में 4 लोग हैं, यहाँ तो लोग मरेंगे ही बट बचेंगे वो भी नहीं। और ये बात सबके सामने नहीं बोलनी है, अकेले में बुला के पर्सनली कहनी है उससे, समझ जाएगा वो। और नहीं समझेगा तो फिर आप डीएम हैं, डिसीजन मेकिंग है आपके पास, क्या करना है आपको पता है। सो ब्रीफली व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी के थ्रू आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपकी रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप एक डिसीजन मेकर होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, और आपका इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो सीसैट का जो ये पेपर है, पेपर 2 जीएस का, प्रीलिम्स का, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अगर आप मेरे अब तक किए गए बातों को समझ गए हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, द फाइनेस्ट स्टील मस्ट गो थ्रू द हॉटेस्ट फायर। अगर इतना पावर चाहिए कि आपको देश का कैबिनेट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनना है, या पुलिस डिपार्टमेंट में किसी स्टेट में डीजीपी बनना है, या देश के किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ एटसेट्रा में से किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना है, तो आपके अंदर जो बेसिक एबिलिटी है वो ये होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे के प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो जब इन 2 चीजों पे कमांड आपका हो जाता है तो फिर आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। इन जनरल मैंने क्या कहा कि 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। वो क्यों लगता है समझना जरूरी है। फिर यहां पे बात आती है कि हर एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड अलग होता है तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। बट हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू वगैरह को छोड़ दें, बीएचयू वगैरह को, तो बाकी के यूनिवर्सिटीज में इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती है विच गेट्स अलाइंड विद दिस सिलेबस and preparation of UPSC. So you have to prepare your optional, which takes around 6 to 8 months. You have to prepare 4 papers of GS. For that you need to
make your foundation and then do the preparation of advanced level for each paper, which will have a different approach and strategy. And since you have command over the language and you have prepared for this examination for 1.5 to 2 years, you will have enough content to write a good essay as well. But the $1 million question is how to start, where to start from. तो मेरा मानना है कि आप अपनी तैयारी को NCERT से शुरू कर सकते हैं, और इसमें भी थोड़ा स्ट्रेटजिक होने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले आप इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी की NCERT को पढ़ें। इकोनॉमी 9th क्लास की इकोनॉमी से शुरू हो जाती है NCERT की, 9th, 10th, 11th एंड 12th। जब इन 4 क्लास की इकोनॉमी को आप पढ़ लेते हैं, 6th to 12th NCERT आप कवर कर लेते हैं, पॉलिटी की और सोसाइटी की। दिस हेल्प्स यू अलॉट वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लुक, जब आपने इकोनॉमी की NCERT कवर की है तो आपको इकोनॉमी के, now you are familiar with the language of economy. I mean, you know the terms, terminologies of economy like GDP, GNP, inflation, deflation, stagflation, etc. You know the problems of Indian economy. You know a lot about green revolution, white revolution, blue revolution, etc. जो NCERT में डिटेल में दिया हुआ है। तो जब आप NCERT पढ़ते हैं तो आपको बेसिक्स इकोनॉमी का पता होता है, आपकी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होता है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पता चल जाता है। उसी तरीके से जब आप पॉलिटी की NCERT पढ़ते हैं तो आपका पॉलिटी का फाउंडेशन डेवलप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो इकोनॉमी के टर्म्स आप NCERT में पढ़ते हैं, जो पॉलिटी के टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज या जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया है, वो इनैक्ट हुआ है लॉ के रूप में, या पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया गया है, अमेंडमेंट हुआ है, या इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप इन जनरल पंचायती राज इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप बेसिक जो लैंग्वेज होता है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती है पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की या गवर्नेंस की, उससे आप फैमिलियर हो जाते हैं। सेम गोज विद सोसाइटी। अब सोसाइटी है तो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आती है, हम सोसाइटी में इक्वलिटी, इनइक्वलिटी एंड अदर पार्ट्स के बारे में जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को समझते हैं, कास्ट सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। एंड इन जनरल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 60 to 65% ऑफ दिस एग्जामिनेशन, the preparation of this examination depends upon your command over the current affairs. But here is the catch. ये ऐसे ही नहीं लग जाना है, मतलब कि कुछ भी करंट अफेयर्स में पढ़ने लग जाना है। There will be a separate video on how to cover the current affairs. मैं यहाँ पे आज उतने डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, मैं चूंकि today's discussion is about the examination and the basic strategy, so I would not go to talk about it in length. बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ आज के इस सेशन में कि आपको करना क्या है। तो जब आप पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी का NCERT पढ़ लेते हैं
तो आप इन तीनों सब्जेक्ट के बेसिक लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th के एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेमो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको, इतनी छोटी सी पतली सी किताब है 150-200 पेज की। आप यू वुड बी फैमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। So when you are reading the newspaper, having covered these 3 subjects, you will start enjoying the reading of the newspaper. And to cover the newspaper or the current affairs, what you have to do is, in short, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदू हो सकता है द हिंदू, या इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है। आप जहाँ भी हैं, अपने गांव में हैं, घर में हैं, शहर में हैं, राज्य में हैं, या दिल्ली में हैं, कहीं भी हैं, जनरली जो एस्पिरेंट्स हैं वो द हिंदू प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा लेंदी होता है, बट द हिंदू में कंटेंट प्रॉपरली प्लेस्ड होता है और बहुत ज़्यादा कंटेंट स्कैटर्ड नहीं होता। तो तैयारी करने वाले बच्चे द हिंदू पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने लैंग्वेज पे काम किया है, आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया है और आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लायक आपकी लैंग्वेज है, तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। सो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हर रोज, एंड न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर। And when I say you have to study the newspaper, what I mean to say is, whenever you are studying anything like NCERT, you are building up your foundation, you are reading the newspaper, or you are, for that matter, reading a book, you should study it with concentration. You must not get distracted while you are studying. You should switch off your phone. You should be in your study or study room, and you should have complete focus on whatever you are studying. So to cover the current affairs, you have to read a newspaper, which will take around, initially it will take 2.5 to 3 hours. That will start getting reduced. The time will reduce over a period of time. 1-2-3 महीने के बाद ये टाइम घट जाएगा और फिर आप घंटे 1.5 घंटे पे आ जाएंगे 2-3 महीने में। 3 महीने बाद आप घंटे में आ जाएंगे। जब 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, तो न्यूज़पेपर कवर करना बहुत आसान हो जाता है। मैं थोड़ा टाइमिंग पे भी बात करूंगा कि न्यूज़पेपर कब पढ़ना है। आप ऑल इंडिया रेडियो पे 15 मिनट का न्यूज़ आता है, AIR न्यूज़, रात के 8:45 बजे में आता है, 8:45 से 9, और 9 बजे के बाद 15-20 मिनट का एक प्रोग्राम आता है, स्पॉटलाइट प्रोग्राम, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है वो। तो ये 30 मिनट का एक्सरसाइज है। 15 मिनट का न्यूज़ सुनना है, 15 मिनट का स्पॉटलाइट प्रोग्राम सुनना है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आज इंडियन चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे डिस्कशन होना है उस स्पॉटलाइट प्रोग्राम में। तो इंडियन इकोनॉमी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू किया जाएगा। तो दैट विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एंड दी एट प्रेजेंट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, उस पर एक डिस्कशन होगा और आपको सफिशिएंट एंड ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा यहाँ से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा एक प्रोग्राम आता है संसद टीवी पे जिसका नाम है पर्सपेक्टिव। इसको आप रेगुलरली देखेंगे। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, आपके देश में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं नेशनली, इंटरनेशनली, और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दैट इज द फर्स्ट लाइन इन योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी इन पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, 15 मिनट ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुनना है, 15 मिनट का स्पॉटलाइट प्रोग्राम देखना है, और लगभग 20 मिनट का प्रोग्राम आता है संसद टीवी का पर्सपेक्टिव, वो देखना है। ये आपको हर रोज करना है।
जो कि कुल मिला के 2 से 2.5 घंटे का एक्सरसाइज है। इनिशियली इट विल टेक 3 to 3.5 hours और इट माइट टेक 4 hours, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months this time will get reduced and you will be able to cover these things in 2 to 2.5 hours, which is obviously required for this examination. I already told you that the finest steel has to go through the hottest fire. तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश के क्या इश्यूज हैं, आपके गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं, आपके देश के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, आई मीन लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, वो क्या कर रही है, किस तरीके का स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लेके आ रही है जुडिशरी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी इकोनॉमी के क्या चैलेंजेस हैं, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए ये 3 सोर्सेस मस्ट हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं, उसे होगा क्या मैं बता रहा हूं। जो आप ऑल इंडिया रेडियो में रात को सुनेंगे न्यूज़ में, अगले दिन और स्पॉटलाइट प्रोग्राम सुनेंगे, अगले दिन जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ऑलमोस्ट वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हैं जो आपने रात को सुने हैं वो न्यूज़पेपर में होगा, उस पर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आई एम वेरी फैमिलियर विद व्हाट इज गोइंग ऑन। So you will start imbibing or internalizing the material required to write your answers in the examination, or while giving your personality test you will have enough material to discuss. So this is all about the current affairs part. I had left the NCERT. Now you are left with two important subjects foundation, that is geography and history. Once you have completed this, you will go through the NCERT of geography and history, which will enhance your foundational knowledge even more. And कल्चर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएगा न्यूज़पेपर में, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उसको, वो पता चल जाएगा आपको। ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आजकल आप देख रहे हैं इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड, या कोई भी न्यूज़ आता है न्यूज़पेपर में, तो यू वुड बी एबल टू रिलेट दैट मॉनसून, चेंज ऑफ वेदर, सीजन, ये सब आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो जब आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म करेंगे और एनसीईआरटी हिस्ट्री की खत्म करेंगे, तो उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो यू आर एबल टू कोरिलेट वॉट एवर यू हैव स्टडीड और read in the static part with the current affairs part, and that is very important. Once you have done it, like इसमें आपको अप्रॉक्स 3 to 4 months का टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप 5-6 घंटे स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और आप 3 से 4 घंटे करंट अफेयर्स को दे रहे हैं। सो अप्रॉक्स आपका जो स्टडी टाइम हो रहा है वो 6-4-10 घंटे का हो रहा है। मैं इनिशियली बहुत प्रेशर लेने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, 8 से 10 घंटा अगर कोई परसिविरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर रहा है, दैट इज मोर देन इनफ to qualify this examination over a period of 1.5 to 2 years. So you have built your foundation going through the basic books of NCERT and covering the current affairs. आप सुबह में उठने के बाद ये काम कर सकते हैं कि आप 5-6 घंटे बेसिक्स स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं और 3-4 घंटे लगा के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जब 3-4 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ एस्पिरेंट, हो सकता है कोई 2 महीने में कर ले, कोई 3 महीने में कर ले, कोई 4 महीने में कर लेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट की कैपेसिटी अलग होती है और वो वैरी करती है।
I have seen, I have advised a lot of aspirants who have done it and have given me the feedback that they did it in 2.5 to 3 months, and they are very well blessed. They are enjoying their study and they are loving their preparation. And it is said that if you do not enjoy the journey, you will not enjoy the destination. So आप IAS बन के एंजॉय करेंगे ऐसा नहीं होगा, उसके बाद तो लाइफ डिफिकल्ट हो जानी है। इसलिए आप जर्नी को एंजॉय करें। जब आप जर्नी को एंजॉय करेंगे तो आप डेस्टिनेशन को भी एंजॉय करेंगे। मूविंग अहेड इनटू द प्रिपरेशन, इतना काम होने के बाद यू कैन स्टार्ट रीडिंग द रेफरेंस बुक और एडवांस्ड बुक्स। You can select one book for each subject. For example, for polity, you can refer to Lakshmikant or D.D. Basu, any one of them. And for history, you can refer to Bipin Chandra or the Spectrum. Likewise, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक है या 2 बुक है जो मार्केट में बहुत फेमस है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रैटर्निटी में बहुत फेमस है। यूपीएससी के जितने भी फैकल्टी हैं वो आपको बता देंगे। एंड यू कैन रेफर टू द मटेरियल ऑफ एनी इंस्टीट्यूट एज वेल इफ यू डू नॉट वांट टू रेफर टू दीज बाइबल्स ऑफ यूपीएससी, जिनको यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रैटर्निटी में जाना जाता है। आप किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हैं, आप इनमें से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं फॉर योर एडवांस स्टडीज। But before referring to any reference book or advanced book, I would say that this is the stage. This is the stage wherein you should look at the previous year question paper. At the start, you had looked at the syllabus. Now, you have to look at the previous year question, which is going to be your reference guide. उसके बाद आप इन एडवांस बुक्स को या रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे एंड साइमल्टेनियसली यू वुड स्टार्ट डूइंग द वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा या जुडिशियरी का एक चैप्टर पढ़ा, या आपने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स चैप्टर है वो पढ़ा, और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में पिछले 5 सालों में किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी और मेंस के क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली, which will give you the confidence, and confidence is a very important tool. First of all, you have to have confidence in this preparation. आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जामिनेशन देना है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। Once you have decided, you have made your strategy, you have gathered the material, you have to stick to it. You have to read it multiple times, revise it again and again, and that is what will give you confidence. So once you have gone through the reference books and solved the previous year question papers of all the papers of GS, I mean the 4 papers, and apart from that, after 6 months of your foundation building, and once you have gone through the NCERT and reference books of all the GS subjects, you can try or start trying writing the essays also. So in a month you can write 2 essays, every fortnight at least 1 essay on any burning topic or issue. So you have done the foundation part, you have read the advanced books, you have done the previous year question of prelims and mains. Now you are ready for writing the test series, and then you can join the test series of prelims as well as mains.
Since you have already done the previous year questions, now your focus would be on the expected questions and you would be in a position to predict. Since you have seen the trend, you would be in a position to predict the questions, that what kind of question UPSC can ask in the upcoming examination that you are going to appear. So this is about the GS part, the general studies of prelims as well as mains, the essay की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है, and if you think you require preparation for essay separately, you can join an essay class. If you don't think that your thoughts are cohesive, organized, and you are not able to write your essay cohesively in an organized way or manner or fashion, then you can join an essay class, which will be helpful. I do emphasize on it because there are some areas of the examination which are very important. For example, the choice of your optional and the paper of essay along with the paper of ethics, I mean your score in optional essay and ethics as well as your score in personality test, that is interview, decides whether you would be in the merit list or not. So you have to have a complete understanding of the examination before you jump into the preparation. मार्क्स का एक कोट है, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ल मार्क्स. ही सेज दैट वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज. Violence is the midwife of change, and there is no birth without blood. And he also talks about the praxis. Praxis. What do you mean by praxis? Praxis is a theory, or you can say that it is the combination of theory plus action. So action here in the preparation of UPSC means that you should have a good understanding of the examination, that is the theory part. आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट यू मस्ट हैव, कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है. देन कम्स द स्ट्रेटजी पार्ट, द एक्शन पार्ट. ठीक है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हो, और अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई अच्छे ढंग से, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, तो भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे. सो यू मस्ट हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन विद इन द स्पैन ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है, 3 साल तक तैयारी में लगे हुए हैं, 3 साल सिलेबस खत्म करने में ही लगा दिया. जरूरी नहीं है. अगर आप सही अप्रोच के साथ, सही माइंडसेट के साथ, विद राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट, with self-belief and self-confidence, if you enter into this preparation, 1.5 to 2 years of preparation is enough to qualify this examination. And here I am not including in this 1.5 to 2 years the period which you get after mains and before interview. ये 2 साल या 1.5 साल का जो टाइम है आपका, आपके मेंस से पहले का है. सपोज आपको 2027 का एग्जामिनेशन देना है, तो अभी से
एग्जामिनेशन आपका ऑलमोस्ट अगस्त में खत्म हो जाएगा मेंस का 2027 में, और ये चल रहा है 25 का अक्टूबर। तो हमारे पास लगभग 22 महीने हैं। मैंने कहा 1.5 से 2 साल, तो ये उसके मिड में आ रहा है। एक आध महीना आप पढ़ेंगे नहीं। इस 1.5 से 2 साल के पीरियड में आपकी कभी तबीयत खराब होगी, कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, कभी कोई इमरजेंसी होगी, कभी कोई फ्रेंड के साथ मिलने चले जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, तो 1 महीने को काट देते हैं। सो 12, 6, 18, 1.5 साल और 3 महीना, 19, 20, 21 महीना, 1.25 साल का टाइम है, विच इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इवन इफ यू डू नॉट हैव दीज 2 थिंग्स, लाइक आपके पास आपका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है और आपका बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक न्यूमेरिकल स्किल अगर आपके पास नहीं है, जनरल मेंटल एबिलिटी को भी इंप्रूव करना है, तो भी आप इसको 3-4 महीने में तैयार करके 3 महीने में तैयार करके आप अपने तैयारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और आपको 1.5 महीना मिल जाएगा। और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होंगे, एडवांस स्टडीज़ कर रहे होंगे, वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे। वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है? वैल्यू एडिशन आपका गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को स्टडी करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर आप रेडियो सुनते हैं, सनसेट टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं। तो जो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको आप लिख लेते हैं अपने नोट्स में, वैल्यू एडिशन के लिए करते हैं, तो उसको हम वैल्यू एडिशन करते हैं। तो आप वैल्यू एडिशन भी करते हैं, तो उससे आपका लैंग्वेज भी डेवलप होता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आप प्रोसेस कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को, एंड ग्रेजुअली द वे आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, if you follow that, there is no power on earth which can stop you from qualifying this examination, but the conditions apply. एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आप, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, और सही अप्रोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the optional, which can make or break you in this examination. 500 नंबर का होता है। इस साल की जो टॉपर है शक्ति दुबे, उसको 279 नंबर आए। Any optional which you think you have interest in and is scoring, वो ऑप्शनल जो 260-65 से 300-310 के बीच में कैंडिडेट्स स्कोर कर रहे हैं, गुड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। लाइक अगर आप देखते हैं तो 8-10 लोगों के बारे में पता कीजिए कि किसी सब्जेक्ट से अगर 10 लोगों ने एग्जाम, 20 लोगों ने, 25-30 लोगों ने एग्जाम दिया है और उनका एवरेज स्कोर 260-65 से 300-310 के बीच में है, तो वो एक अच्छा ऑप्शनल है। आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स चूज ऑप्शनल फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, लाइक हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फिलॉसफी एट्सेट्रा। ये मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल है, और मेरा मानना है कि कोई भी ऑप्शनल छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। आप इस क्राइटेरिया पे ऑप्शनल का सिलेक्शन ना करें कि ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो लेंदी है, या इस ऑप्शनल का सिलेबस शॉर्ट है, या मैंने ग्रेजुएशन में इस ऑप्शनल को पढ़ा है। ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है वो आपको पता है। हम लोग कैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, हम गेस्ट पेपर ले लेते हैं, किसी के नोट्स ले लेते हैं, 2-4-10 दिन पढ़ के एग्जामिनेशन देते हैं। वो यहाँ काम नहीं आने वाला है। ठीक है, अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम हैज टू बी इन्वेस्टेड इन योर ऑप्शनल। पहले आप फाउंडेशन करेंगे अगर आप ऑप्शनल का कोर्स करते हैं। एज फार एज द कोर्स ऑफ ऑप्शनल इज कंसर्न, मेरा मानना है कि आपको ऑप्शनल का कोर्स कर लेना चाहिए। ऑप्शनल का कोर्स तो कर ही लेना चाहिए, फाउंडेशन प्लस एडवांस। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मेकिंग और ब्रेकिंग एरिया ऑफ दिस प्रिपरेशन।
और ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपने वो सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, या जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, कैसे पढ़ाई होती है आपको पता है। तो मेरा मानना है कि आप ऑप्शनल का कोर्स जरूर कर लें, और इसलिए नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दैट आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो कि ऑप्शनल की तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है। ऑप्शनल विल टेक अराउंड 6 to 8 months, कोई भी ऑप्शनल हो। कोई कहता है कि मैंने ऑप्शनल 4 महीने में कर लिया, ठीक है, और पता चला कि 240-50 ऐसे नंबर आ रहे हैं, फिर से अटेम्प्ट दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार फिर 4 महीने लगाता है, ठीक है, तो वो 4 महीने नहीं 8 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। अगर तीसरा अटेम्प्ट दिया है तो 12 महीने लग जाता है। तो ये क्यों होता है? दूसरा है कि आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, देयर इज अ बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल। वी आर नॉट लिविंग इन द एरा ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो कंटेंट्स की कमी नहीं है मार्केट में, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर इंस्टीट्यूट, हर पब्लिकेशन हाउस किताब छाप के दे रहा है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एनफ मटेरियल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड फ्री गाइडेंस, बट यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रेटजी, योर ओन अप्रोच, you have to follow your own strategy, getting hold of the right material. Once you have decided that this is the material I am going to follow, you have to stick to it. There is no other way. So talking about the optional, ये आपका 6 से 8 महीना लेगा ही लेगा। आप इसका फाउंडेशन अच्छे से करें, उसके बाद इसको कंसोलिडेट करें। शुरू के 4-5 महीने में, 6 महीने में आप फाउंडेशन करेंगे, 2 महीने में आप, चूंकि आप रिवीजन भी करते ही रहेंगे बीच बीच में, तो उसके बाद आपको 2 महीने में इसको कंसोलिडेट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द टेस्ट सीरीज फॉर योर ऑप्शनल, विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड you will be able to go in the examination hall fearlessly and you would be able to qualify it. ऑप्शनल के सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। पहली समस्या तो ये आती है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा ऑप्शनल लें। तो 2-3 चीज़ें मैं मोटा मोटी बोलूँगा यहाँ पे कि पहले जो ऑप्शनल का लिस्ट है उसमें से जो इम्पॉसिबल लगने वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मेडिकल साइंस को, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को पहले ही छांट दें। जो 5-6 ऑप्शनल मैंने बताए हैं, ज्योग्राफी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इसमें से आपको 0 इन करना है कि पहले आप 4 सब्जेक्ट्स पे आए, 4 से 2 सब्जेक्ट पे आए, 2 से फिर 1 सब्जेक्ट पे आए। और जब आप सिलेबस देखेंगे आपको लगेगा कि ये कितना रेलेवेंट है, इसमें मुझे कितना इंटरेस्ट आएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो मैं बताना चाहता हूँ आज के डिस्कशन में, वो है कि ऑप्शनल स्कोरिंग होना चाहिए, ऑप्शनल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप 6 से 8 महीने ऑप्शनल को पढ़ना है आपको, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो टू सस्टेन द सब्जेक्ट दिस मस्ट बी इंटरेस्टिंग टू यू। एंड जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें यूपीएससी कहती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑनर्स लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनर्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में डिमांड्स द अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये होना ही चाहिए। अदर क्राइटेरियाज जो हैं वो उतने मैटर नहीं करते हैं। अदर क्राइटेरियाज are like getting the resources or the guidance। हर सब्जेक्ट का रिसोर्स और गाइडेंस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। Having discussed
the specific requirements and how to begin and how to finish or come to the finishing line, I would like to add one more thing upon it, that आपको आईएएस बनना है। हर साल 700 से 1000 के बीच वैकेंसी आती है, उसमें से 180 लगभग आईएएस की पोस्ट्स होती हैं, उसमें से 72 लगभग 72 जनरल कैटेगरी के लिए होता है, बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होता है। और सर्विस की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, तो सर्विस तो एक ही है, आईएएस, दूसरा आईपीएस, बाकी तो सब जॉब है, नौकरी। सो इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस, एंड आई हैव ऑलरेडी इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन discussed the hierarchy, the authority or the power of an IAS officer. So I don't need to repeat it or discuss it repeatedly. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। I would say that develop a habit of eclectic reading. And what is this eclectic reading? सी, आप किस तरीके के एस्पिरेंट हैं, ये आपके इंटरव्यू में पता चल जाएगा। देयर इज अ जनरल टेंडेंसी which every topper talks about, every faculty tells you, that keep your resources limited, revise your content again and again. I too do subscribe to this view, but what I want to add is this way, through this strategy, you can qualify this examination without a doubt. But if you really want to develop your personality, you should inculcate or develop a habit of reading from different sources. आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे क्या 1-2 राइटर्स की किताबें पढ़ सकते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, फॉर द जॉय ऑफ रीडिंग, क्या आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉय ऑफ रीडिंग एक किताब पढ़ सकते हैं? क्या आप आईआर पे, जो मार्केट में 1-2 किताबें आ रही हैं या आई हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई भारत मैटर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की किताब है, क्या आप इंटरनेशनल रिलेशन पे 1-2 किताबें पढ़ सकते हैं? क्या आप अपनी सोसाइटी पे राम आहूजा या किसी दूसरे राइटर की एक आध बुक पढ़ सकते हैं? एक आध नोवेल या बायोग्राफीज। नोवेल्स का फायदा यह है कि ये आपके इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है। तो क्या बीच बीच में आप अच्छी नोवेल्स पढ़ सकते हैं? क्या आप बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज मोटिवेशनल बुक्स लाइक हैबिट्स कैसे डेवलप करें, अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करें, किस दिन में अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है, आपको करना भी चाहिए, जरूरी भी है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू रीड द बायोग्राफीज, you are interacting with the life of
the biographies of the person you are reading the biography or autobiography. For example, अगर आप My Experiments with Truth पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि गांधी के लाइफ में किस तरीके की चैलेंजेस आई हैं और उन्होंने उसको कैसे फेस किया है, कैसे ओवरकम किया है। आप नेहरू की पढ़ते हैं, पटेल की पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पढ़ते हैं, या सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी पढ़ते हैं, या भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ते हैं, और अगर अभी के किसी पर्सनालिटी की बात करें लाइक ओबामा की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उनकी लाइफ में जो जो चैलेंजेस आए हैं उसको उन्होंने कैसे फेस किया है। सो रीडिंग बायोग्राफी गिव्स यू द aspect of knowledge or understanding with which when you face with the real challenges of life you are able to solve it, you are able to overcome that challenges. So I would say that not too much, but before going to bed can you read 10 pages, 20 pages of a biography or of a good novel, or for that matter a book on Indian history, geography, इंटरनेशनल रिलेशन एटसेट्रा। सी, सिर्फ एग्जाम पास करना है तो शॉर्टकट्स का मतलब यहां पे ये है कि आप कुछ सेलेक्टिव हो सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड बुक्स पढ़ सकते हैं, सेलेक्टेड मटेरियल्स पढ़ सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या आपने कोचिंग किया है वो मटेरियल पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको टॉप करना है इस एग्जामिनेशन में, आपको टॉप नॉच रैंक लाना है, प्रेफर्ड कैडर लेना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो फियरलेस है, जो कॉन्फिडेंट है, जो लाइफ के किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए तैयार है, तो मेरा मानना है कि आपको इक्लेक्टिक रीडिंग करनी चाहिए। एंड देयर हैज बीन अ फिलॉसफर हु सेड कि सारी दुनिया पे किताबों का ही साम्राज्य है। किताबों का साम्राज्य है कहने का मतलब है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज अथॉरिटी। आप यूपीएससी में भी तो इसीलिए आए ना, क्योंकि आपको पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और ये पावर और अथॉरिटी आपको नॉलेज के थ्रू ही मिलेगा। आप पढ़ेंगे तभी बनेंगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रैक्सिस एंड देयर आफ्टर द कोट दैट there is no birth without blood। यहां पे इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बिना खून के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। इसका हिंदी मीनिंग है बिना वायलेंस के कुछ नहीं बदलता है। और यहां पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाके पीट देना है, किसी की हत्या कर देनी है। ये रिवॉल्यूशनरी वायलेंस नहीं है। सत्ता को उखाड़ने के वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो मार्क्स ने किया है। वायलेंस का मतलब है कि आपको खुद पे वायलेंस करना है। आज आप 1 घंटे आपने एक्सरसाइज की, आप दौड़े, क्या आपके बॉडी में पेन हुआ? तो आपने खुद पे वायलेंस किया। या आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, स्किन में ग्लो लाएगा, आपकी बॉडी को मजबूत करेगा। और जब आपकी बॉडी मजबूत होगी तो आपका माइंड मजबूत होगा, और जब माइंड मजबूत होगा तो माइंड को मजबूत करने के लिए फूड फॉर थॉट, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए वो तो पढ़ेंगे ही, आप उसके अलावा भी थोड़ी सी एक्लेक्टिक रीडिंग करेंगे, जो मैंने बताया है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स ऑन वेरियस इश्यूज, टॉपिक्स, चैलेंजेस, वो आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो पेन होगा, पढ़ने का पेन है, दैट पेन। जैसे जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल बैलेंस करेंगे अपने ऊपर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 20 दिन 25 दिन आप करेंगे, 1 महीना करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके के बेनिफिट्स हुए हैं। उसी तरीके से जब आप मेंटल बैलेंस करेंगे अपने ऊपर, मेंटल बैलेंस मतलब आप स्टडी करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो उसका जो जॉय है वो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड दैट इज वाई
This is important, this is required. So in short, I have discussed a general strategy approach of how to prepare for civil services examination, what civil services is about, the hierarchy of IAS and IPS, and with this, since today is Choti Diwali and tomorrow we are going to celebrate Diwali, I am going to tell you that celebrate this Diwali with a lot of pomp and show, but with safety. May this Diwali bring for you happiness, progress, prosperity, and most important of all, the knowledge lights you up and you enlighten yourself through self-study and knowledge. And that's how you celebrate दिवाली. बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दिया अपना दीपक खुद बनो. कोई नहीं आने वाला तुम्हें लाइट अप करने के लिए, तुम्हारा दिया बनने के लिए. स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है. सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है. आयरन को वेपन बनाने से पहले लोहे को गर्म किया जाता है. जब वो लाल हो जाता है तो लोहे पे रख के उसकी पिटाई की जाती है. दिस प्रोसेस इन इंग्लिश इज कॉल्ड स्मेल्टरिंग. So many a times in this discussion I discussed, and you have to make a motto of it, that the finest steel must go through the process of hottest fire. So if you want to make a mark, the journey begins from within. And once you have decided, go for it, get it. In the next video, I will talk about a detailed strategy of how to prepare for the optional that I teach, and that is political science and international relation. And especially in 21st century, why this subject has become the most relevant subject of the century. I call it like during the Nehruvian hegemony, it was said that Nehru is India, India is Nehru. That was also the era of Congress. Congress had emerged from the freedom struggle and there was Congressian hegemony. So that was the era of Congress party, and it was said that India is Congress, Congress is India. Moving ahead, talking about Indira Gandhi, it was said that India is Indira and Indira is India. Like today we say Modi is India and India is Modi, our Honorable Prime Minister. I would say that PSIR is UPSC and UPSC is PSIR. PSIR is just not a very interesting and relevant subject of the 21st century of the UPSC, but it is also one of the most scoring, most
interesting, and the easiest subject which has a very good amount of overlap with almost all your GS papers. And just not with GS, but it helps you a lot seeing the trend of last few years as they have started asking philosophical essays, substantial essays, or essays of essence. I would say that the preparation of political science and international relation as your optional subject is going to give you an extra edge, not just in the preparation of prelims or mains, but also in the interview. Apart from that, this will have a lot of significance and relevance in developing your personality, which you are going to carry for your life. Political science is the master science, as Aristotle said. इस देश में जो भी हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री कर रही है, कोई भी डिपार्टमेंट कर रहा है, कोई भी सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल चैलेंजेस हैं, वो सब आपका पॉलिटिक्स डिसाइड करता है. तो आप चाहकर भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं हो सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मैं एपॉलिटिकल हूं, लेकिन पॉलिटिक्स आपके ऊपर होगा. सो not talking too much in this session about the political science and international relation, I would cut it short. We will discuss at length about my pedagogy or the teaching methods and how to prepare for political science and international relation in a separate video, and how much relevant it is, especially in Union Public Service Commission examination preparation, UPSC exam preparation. So let's call it a day. Thank you so much, and that's all for today. Thank you.